रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी करगिल के मीडिया फ्रेटर्निटी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैर मकदम। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू और टॉपिक, जैसे कि आप सबको पता है, हालिया दिनों में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नॉमिनेशन काउंसलर को एक नॉमिनेट करके यहाँ पे जो कल उनका ओथ सेरेमनी भी हुआ, तो उसके बारे में मैं वाज़ेह तरीके से पूरे पब्लिक में और पूरे पब्लिक डोमेन में कुछ अपनी सेट ऑफ कमेंट्स रखना चाहता था। सबसे पहली बात यह है कि इट्स अ ब्रूड वायोलेशन ऑफ द एलएचडीसी एक्ट। ये एलएचडीसी एक्ट का जो एक वायोलेशन हुआ है यूटी एडमिशन के द्वारा सेकेंड टाइम के लिए। पहले लेह में हुआ था, जिस तरह से आपको पता है, वहां पे भी प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी के नाम पे किसी को उन्होंने नॉमिनेट करके काउंसलर बना दिया था। और यहां पर भी एक वुमेन का सीट, खवातीन का सीट को उन्होंने किसी एडवोकेट को देकर इस एक्ट का फिर से वायलेशन इस साल इन्होंने यूटी एडमिशन के द्वारा हुआ है। इस चीज पे आपको मैं बताता चलूं, द एलएचडीसी एक्ट क्लियरली सेज, दो चीजों पे एलएचडीसी एक्ट आपको क्लियरली वाज़ेह तरीके से आपको बोलता है कि आप किस तरह से चार नॉमिनेशन मेंबर्स को नॉमिनेट करके एलएचडीसी काउंसिल में भेज सकते हो। दैट इज 2 फ्रॉम द प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी एंड 2 फ्रॉम द विमेन। क्लियरली इसके आगे ना एक वर्ड है ना इसके पीछे एक वर्ड है। आप सभी के पास इंटरनेट है और आप सभी खुद भी इस एलएचडीसी एक्ट को पढ़ सकते हैं। अब हमारा सवाल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यह है कि इज मिस्टर एडवोकेट रियाज अहमद खान, इज ही फ्रॉम अ प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी, इज ही मेंबर ऑफ अ प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी, और इज ही अ वुमेन? हम क्लियरली ये सवाल एलजी साहब और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं। अगर वो प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी से नहीं है और वुमेन भी नहीं है, दैट इज फॉर ऑब्वियस रीजन, तो उनको कैसे नॉमिनेट करके आप एलएचडीसी काउंसिल में भेज सकते हो? यू आर योरसेल्फ वायलेटिंग दिस एक्ट। और हद तो तब हो गई जब कल एमपी साहब ने इस चीज को हाईलाइट किया, और जब वायलेशन हुआ तो बोलना है कि वायलेशन हुआ है, हम चुप तो रह नहीं सकते हैं। अब इस चीज पर जो न्यूली ओथ लेकर जो इस वायलेशन के थ्रू एक मेंबर उन्होंने चुन के भेजा है, वो कहते हैं कि नहीं जी, एमपी साहब को एक्ट के बारे में पता ही नहीं है। और भी उन्होंने पर्सनल अटैक्स किए जिनके बारे में आगे मैं बोलूंगा। वो कहते हैं कि एक्ट के बारे में पता ही नहीं है। आप सभी व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी एलएचडीसी एक्ट को खोलिए एंड वी ऑल हैव टू स्पीक अप। अभी हमें इस चीज के बारे में बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज अब एक पैटर्न बनता जा रहा है। पहले लेह में हुआ है, अब करगिल में हो रहा है, और आगे आने वाले टाइम में सरकारें फिर बदलेगी। ऐसा नहीं है कि यही सरकार चलता रहेगा। तो आगे आने वाले सरकारों के लिए भी एक फुटप्रिंट बनता जा रहा है। तो फिर या तो आप पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट को ही चेंज कर दीजिए ताकि हम भी बोल सके हाँ साहब आप एक्ट के हिसाब से चले, या तो आप बार बार इस एक्ट को वायलेट करके क्या साबित करना चाहते हैं? वन थिंग। दूसरा मैं चीज, कल रियाज साहब ने हमारे एमपी साहब के बारे में कहा, जो कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी है। उनके पार्टी लीडरशिप के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर दिस आउट कि रियाज साहब, आप एक सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। इलेक्ट होने के लिए आपने बहुत कोशिश किया। आप 2 बार आए थे चुलिस कंबो कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ने के लिए, दोनों बार आपने मुंह की खाई है, और दोनों बार आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लीडर ने आपको हराया है। अल्ताफ साहब ने आपको हराया है। पहले तो चंद वोटों से हराया, उसके बाद तो हंड्रेड्स ऑफ वोट से आपको हराया। आपकी क्या कारकर्दगी है, आपको उन पे सोच और विचार करना चाहिए कि क्यों आपसे पब्लिक नफरत करती है और क्यों आपको पब्लिक ने रिजेक्ट किया है। यू आर ए रिजेक्टेड लीडर। आपको एक चैनल के थ्रू आपने चैनल चला के, वो चैनल भी हमें पता है कि आपने क्या चैनल चलाया है, उसके थ्रू आप सेलेक्ट होके आए हो, और आप ऐसे कल जश्न मना रहे थे जैसे कि बड़े लोगों ने आपको यहाँ पे खैर वो करके चुन के भेजा है। आपको लोगों ने नहीं चुना है, आपको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी ने चुना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर हुआ। और ऑन दी अदर हैंड, एमपी साहब इज इलेक्टेड लीडर। वो पहले भी सीईसी के थ्रू इलेक्ट होके आए थे, अभी भी एमपी बन के आए तो इलेक्ट होके आए विद द हाईएस्ट मार्जिन इन द हिस्ट्री ऑफ लोकसभा इलेक्शन ऑफ लद्दाख। ये तो आप सबको पता है, मोर देन 30,000 वोट्स का मार्जिन। आप अपने सारे इलेक्शन अगर आप साथ में जोड़ेंगे, जितना आपको वोट मिला था उसका हाफ भी नहीं होता है। इतना तो होमवर्क हम भी करके बैठे। और आप कल बोल रहे हो कि ये क्या, उनको कोई एक्ट पता नहीं है,
तो ये क्या ड्राफ्ट करेंगे, क्या हमारे लिए बोलेंगे, इतना आपने पर्सनल अटैक किया उनपे। हमें ये बात बोलने में मजबूर होता है, अदरवाइज हमें कमेंट करना भी नहीं था आपको, बिकॉज वी नो। आज आप देखिए, कल आप मीडिया हजरात भी उनका ओथ सेरेमनी आप कवर करने जब गए थे, तो क्या आपने देखा कि वहां पे क्या काउंसलर्स मौजूद थे? क्या वहां पे सीसी मौजूद थे? क्या वहां पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कोई मेंबर मौजूद था? पूरे काउंसिल ने इस चीज को बाइकआउट कर दिया, एमपी साहब ने बाइकआउट कर दिया, सारे रिलीजियस लीडर्स ने इस चीज को बाइकआउट किया है। एक एक बंदे को आपने खुश किया है, दैट इज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। और आज उसके बाद आप ऐसे आप अटैक कर रहे हो, पर्सनल अटैक कर रहे हो एमपी साहब पे कि ही डजंट नो एनीथिंग, ही डजंट नो अबाउट द एक्ट, और वो हमारे ड्राफ्ट को कैसे रखेंगे और वो हमारा पैरवी कैसे करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से वो हमारी पैरवी कर रहे हैं, बहुत ऑनेस्टली हाजी हनीफा साहब हमारी पैरवी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी और सेंटर में भी बहुत मुस्तैदी से। जो आप देखिए 24 तारीख को जो हादसा हुआ था, द ओनली लीडर, वन ऑफ द वेरी फियरलेस लीडर्स जो खड़े थे उन विक्टिम्स के साथ, वो हाजी हनीफा साहब थे। अगले ही दिन वो पहुंचे थे विक्टिम्स के पास, और उसके बाद जिनको अरेस्ट किया गया था उनके पीछे भी उन्होंने बहुत काम करके उनको रिलीज करवाया, उनको रिलीज करवाने में हेल्प भी किया। और ऑन दी अदर हैंड, आप बीजेपी हजरात के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता है। भाई साहब, 4 लोगों का गन पॉइंट पे देवर शॉट डेड। कम से कम आप सहानुभूति तो जताओ मेरे भाई, आप लोग कम से कम इतना तो इंसानियत रखो। दे आर फ्रॉम लद्दाख, वो लद्दाखी लोग थे। आपके ऑफिस से एक नोट नहीं निकलता, एक कंडेमनेशन नहीं निकलता है फोर्सेस के द्वारा जो भी ब्रुटैलिटी हुई है लेह में, एक कंडेमनेशन नोट नहीं निकलता है। और आपका इतना जरूरत कि आप फिर किसी एक रिस्पेक्टेड लीडर के बारे में इतना सब कुछ बोल जाते हो आप। एस्टोनिशिंग सेट ऑफ कमेंट्स। औरतों का हक मार के आए हो आप। ये जो सीट था ये खवातीन के लिए रिजर्व था, जो बीजेपी दावा कर दे कि हमने 33% रिजर्वेशन दिया है औरतों को, 33% रिजर्वेशन कि मतलब 33% लोग खवातीन चुन के आएंगे। अरे भाई साहब, जो 2 सीट उनके लिए रिजर्व है पहले वो तो दे दो। उनमें से भी आपने एक उठा के किसी मेल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया, और दैट अभी भी उस ऑर्डर में लिखा नहीं है कि ये किसके थ्रू दिया है, वेदर ही इज अ मेंबर ऑफ प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी और ही इज अ वुमेन। आप कम से कम इतना तो बता दीजिए। और आप सभी मीडिया हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि आने वाले दिनों में हमें पता चला है कि एलजी साहब का दौरा है करगिल में, आप उनसे ये बात पूछिए कि ऑन विच बेसिस, ऑन व्हाट ग्राउंड्स हैव यू गिवन दिस नॉमिनेशन। ये तो ब्रूटल आप वायलेशन कर रहे हो इस एक्ट का। यू हैव टू आस्क हिम दिस। एंड लास्ट में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस तरह के पर्सनल अटैक्स आप करना बंद करिए। आपको एक्ट वायलेट करके मेंबर बनाया गया है, कोई खुशी की बात नहीं है आपके लिए कि आपको एक फीमेल मेंबर के सीट पे जो है नॉमिनेट करके भेजा गया है। दैट्स नॉट समथिंग टू सेलिब्रेट। इसका एक वायलेशन हुआ है, लोगों ने आपको बाइकआउट किया है, काउंसिल ने आपको बाइकआउट किया है, सीसी ने, एमपी ने, सब ने आपके ओथ सेरेमनी को बाइकआउट किया है। देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट। अगर आप ठीक से डीपली सोचे इस चीज को, आपको करगिल में ही रहना है, आपको खवातीन का सीट था, बीइंग ए लर्नेड एडवोकेट यू शुड इवन स्पीक अप अबाउट दिस। अगर किसी और को कोई और चीज इसमें आगे कोई ये पर्सन आगे इसमें इंडिविजुअल आगे इसको वायलेट करता, तो बीइंग ए लर्नेड एडवोकेट आपको ये था कि आप इस चीज को प्रोटेक्ट करें। बट ऑन द अदर हैंड आपने खुद ही जाके उस सीट को हथिया लिया। तो लिहाजा बस इतना ही चीज मुझे आपसे शेयर करना था। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, अदरवाइज आई थिंक वी आर थ्रू। जी, और सर जिस तरह से कल यही सवाल हम लोगों ने एडवोकेट रियाज से ही पूछा कि आप जो है नॉमिनेटेड जो सीट था दैट वाज फॉर प्रिंसिपल माइनॉरिटी और विमेन के लिए, एग्जैक्टली तो सीट पे आए हैं, उस पर बहुत सारे लोग कंसर्न रेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो उनका कहना था कि जो शिया है वो प्रिंसिपल माइनॉरिटी है, और इस चीज के लिए करगिल के सभी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने फाइट किया है। देखिए, मतलब अब हम क्या कहें, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। आप हमें बताइए, मतलब आप भी इसी कम्युनिटी के मेंबर हैं, आप सभी इस करगिल के मेंबर से, करगिल के बाशिंदा हैं। मतलब क्या शिया मुस्लिम्स यहाँ पे माइनॉरिटी में है? डू यू थिंक दैट सबसे बड़ा अगर ताज़ियत और शियाज का जो सेलिब्रेशन होता है, चाहे वो मुहर्रम हो चाहे वो ईद हो, ऑल ओवर इंडिया, लखनऊ के बाद अगर कहीं होता है तो वो करगिल में होता है। आई थिंक इवन लखनऊ से भी बड़ा।
हाउ आर वी ए माइनॉरिटी है? हम माइनॉरिटी कब से बन गए मुस्लिम शिया यहाँ पे करगिल में? मुझे तो वो समझ नहीं आता है। सीसी हमारा जा रहा है, एमपी हमारा जा रहा है, डीसी हमारे रह चुके हैं, एंड उसके बावजूद भी अगर हम माइनॉरिटी में, तो ये तो देखिए एक पैटर्न है बीजेपी का कि सेंटर में भी वो बोलते हैं कि जी हिंदू खतरे में, तो ये यहाँ पे भी कई कुछ न कुछ वैसा ही नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं। अगर ठीक है, आपकी ही बात पे अगर रियाज साहब ने ये चीज कहा है कि ही इज ए माइनॉरिटी, ही इज फ्रॉम ए माइनॉरिटी, तो बोलिए ना वो ऑर्डर में लिख के लाए। आप क्लियरली कल एलजी साहब अगर आ रहे हैं तो ही शुड स्टेट दैट ना, दैट ही वाज अ मेंबर फ्रॉम अ प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी, तभी हमने उनको ये नॉमिनेशन दिया है, क्योंकि सीट तो उन्हीं का बनता है। अगर वो माइनॉरिटी मेंबर है और वो खुद को माइनॉरिटी मेंबर मानते हैं तो वेल एंड गुड, एलजी साहब को आके बिल्कुल डंके की चोट पे ये फिर मीडिया के सामने कहना चाहिए। रिसेंटली जो मास रेजोनेशन हमें देखने को मिला बीजेपी करगिल में, टीएलजी ब्लॉक टू सांकू से पाकच को लेकर, उनका मेन मुद्दा जहां तक हमें समझ में आया डिस्ट्रिक्ट स्टेटस तो सांकू को लेके है। तो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस कितने हद तक ये स्ट्रगल में आप लोगों के साथ रहेगा सर? क्योंकि डिमांड जो है सांकू डिस्ट्रिक्ट को लेके बहुत जेन्युइन डिमांड है और काफी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। क्या कुछ बिलखुसूस एमपी साहब का आपके काउंसिल पे क्या इसमें? देखिए, नॉट ओनली सांकू सब डिवीजन बल्कि शकर चिकतन का भी, पहले एमपी साहब ने सिर्फ संघ सब डिवीजन करनी है, बल्कि शकर चिकतन के लिए भी फाइट कर रहे हैं। वो उनसे जितना हो सकता है, सीसी साहब हो, एमपी साहब हो, दे आर कलेक्टिवली फाइटिंग फॉर अ कॉज कि इस चीज को जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। बट वो उस बेस पे या उस वैल्यू पे या उस आपको क्या कहूं कि उस कीमत पे नहीं होना चाहिए कि हमारे अदर राइट्स छूट जाए। तो उस चीज के बीच में अगर हमें कुछ मिल भी रहा है तो कुछ छूट के ना मिले, तो उस चीज की फाइट है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको जरूर दिखेगा कि हम कलेक्टिवली इस चीज के लिए फाइट करेंगे, हमारे लीडर्स कलेक्टिवली इस चीज के लिए फाइट करके इस चीज को कामयाब करेंगे। ऐसे मास रेजोनेशन को कैसे देखते हो? देखिए, वो तो इनका इंटरनल मैटर है। अगर उनके वहां के मेंबर्स इस चीज से खुश नहीं है, पहले तो आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ द बीजेपी, आई एम अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये चीज तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि आप लोगों ने क्यों मास रेजिग्नेशन किया। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं आप सबसे, आप मीडिया हजरात के थ्रू हमारे करगिल के बाशिंदे को, कि वायलेशन हुआ है एलएचडीसी एक्ट का। ये एक औरतों और खवातीन का सीट था, रिजर्व था उनके लिए। इस एक्ट में बहुत खूबसूरती से 2 सीट खवातीन के लिए रिजर्व किया गया था इस एक्ट के द्वारा। तो उस चीज का वायलेशन हुआ है, औरतों का और खवातीनों का हक मारा गया है। इस चीज को हम सब के जहन में होना चाहिए, और ये चीज एवरीवन कलेक्टिवली हमें पूरा एज अ कौम इस चीज पर हमें बात करना चाहिए और बोलना चाहिए। जिस तरह से कल हाजी हनीफा जान साहब ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इशू को चैलेंज करेंगे, चैलेंज कैसे कर रहे हैं? क्या थ्रू लॉ चैलेंज कर रहे हैं या नॉर्मली सिस्टम में जाके चैलेंज? देखिए, उस चीज पे अभी डिस्कशन हो रहा है, डेलिब्रेशन हो रहे हैं, और आपको जल्दी इस पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस चीज को जरूर कोर्ट में ही चैलेंज करना चाहिए हमें, क्योंकि ये ब्रूट वायलेशन है एक्ट का, और ये कोर्ट में भी अगर हम जाएंगे थ्रू ड्यू प्रोसेस अगर हम जाते हैं, तो ये चीज कोर्ट में भी नहीं वो करे स्टैंड कर पाएगा। जिस तरह 2.5 साल के बाद जो हमारा कौंसिल का रिशफल होगा, जिस तरह सीसी साहब एनसी की तरफ से बैठे हुए हैं, तो नेक्स्ट 2.5 साल के बाद तो कांग्रेस का ही आएगा। जो इस बात हमें पता है क्योंकि सब कमीशन में किया हुआ है। तो हमें सुनने में आ रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगा कि सफल नहीं। देखिए, हम तो सुनने पे नहीं बल्कि हम इस पे जाएंगे, एक्ट पे ही जाएंगे। जिस दिन 2.5 साल कंप्लीट होगा उस दिन आपको वाज़ेह तरीके से पता चलेगा कि इस चीज का रिशफल तो होना ही है। और इसके पिछले दिनों में भी काफी लीडर्स ने भी इस पे वाज़ेह करके बोला भी है। सीसी चेंज होगा 2.5 साल के बाद। देखिए, देखिए वो दैट इज नॉट माई फोटे। आप देखिए, मी एज ए स्पोक्स पर्सन आई कैनॉट डिसाइड कि किसको अगला एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मिलता है या किसको सीसी मिलने वाला है। जहां तक एग्रीमेंट हुआ है, आप लोगों की बात बिल्कुल सही है कि 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ है और शिफ्ट ऑफ पावर्स होना है, और वो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एग्रीमेंट के हिसाब से चलेगा? क्योंकि पास्ट प्रैक्टिस में काफी एग्रीमेंट्स का वायलेशन है। देखिए, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल चलेगा, और हम सब चाहते हैं कि चले और इस यूनिटी को बरकरार रहे, तो बिल्कुल चलेगा इंशाअल्लाह ताला। कोalition पार्टनर हैं इस मुद्दे में, इस मसले में,
कांग्रेस पूरी तरह से खामोश है। नहीं खामोश, नहीं किसी तरह की स्टेटमेंट उनका नहीं है। दैट्स नॉट ट्रू। हम सब ने कलेक्टिवली इस चीज को बाइकआउट किया था। आपने कल देखा भी होगा कि वहां पे कांग्रेस के भी काउंसलर्स मौजूद नहीं थे। तो ये हम सबका एक कलेक्टिव ये था कि हम इस चीज को बाइकआउट करेंगे क्योंकि वायलेशन हुआ है। तो ये हम सबका कलेक्टिव एफर्ट था। जितना हाजी उला मोहम्मद हमारे पहले एनसी के काफी सीनियर लीडर रहे और काउंसलर भी रह चुके हैं, तो कुछ आपसी एनसी के लीडर है नहीं थे, अब बीजेपी में है। जी। उसके बाद कुछ अपने इसकी वजह से वो उसने बीजेपी ज्वाइन किया, तो कहा उन्होंने पूरा पार्टी को मास रेजिग्नेशन दिया। तो क्या आपको लगता है कि उसके घर वापसी होगी फिर अपने एनसी? देखिए दैट इज समथिंग कि वो चीज टेकअप होना चाहिए हाई कमांड के थ्रू। मैं एज अ पर्सनल स्पेस में मैं नहीं बोल सकता हूँ कि वेदर ही वांट्स टू कम और नॉट, और उन्होंने किस उस पर रेजिग्नेशन दिया है वो मेरा मुद्दा है भी नहीं। बट जहां तक मैंने देखा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा तंजीम है कि यहाँ पे सबका स्वागत है। कोई भी अगर आना चाहे इस परिवार में तो ये सबका ही स्वागत है इसमें। बाकी पार्टियों से पहले भी लोग आए और इंशाल्लाह ताला आगे भी आते जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू बख्शिश।